हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पावलव का सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये जो पावलव का सिद्धांत है ना, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चंस बनते ही हैं। और दोस्तों पिछले सीटेट हुए हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं पावलव के सिद्धांत से। तो दोस्तों उसी के देखते हुए आज हम पावलव से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को देख लेंगे। और दोस्तों हम लोगों ने जो लास्ट क्लासेस है ना उनमें पियाजे का सिद्धांत और वहीं पर बात करते हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत, और दोस्तों हम लोगों ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ लिया है। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें। दोस्तों आज क्लास में हम लोग जो पावलव का सिद्धांत है ना उससे रिलेटेड सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जो पावलव ने उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो देखिएगा गाइज, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ना पावलव जी ने दिया है। किन्होंने दिया है? पावलव जी ने दिया है। याद रखना पावलव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और पावलव का पूरा नाम पावलव नहीं है बल्कि इनका पूरा नाम है इवान पेत्रोविच पावलव। क्या है दोस्तों? पावलव का पूरा नाम क्या है? इवान पेत्रोविच पावलव है। इनका नाम याद रखना क्योंकि दोस्तों कई बार जो है ना जो मनोवैज्ञानिक है ना उनका का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखिएगा, पावलव को कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग करने पर सन 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों याद रखना पावलव पूरे के पूरी जो साइकोलॉजी है ना उसमें एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको मतलब दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है ना मिला था। कब मिला था? तो 1904 में मिला था। किस लिए मिला था? इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था, इसलिए पावलव को सन 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि जो पावलव हैं उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1904 में मिला था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है पावलव ने कुत्ते की पाचन क्रिया पर शोध किया। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, जो पावलव हैं उनको सन 1904 में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने पावलव जो है ना उन्होंने कुत्ते की पाचन क्रिया पर शोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है पावलव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप नोट्स बनाते जा रहे हैं तो दोस्तों उसमें स्टार लगाकर इसको जरूर से लिख लीजिएगा। पावलव को जो है ना अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ये सीधा क्वेश्चन आ चुका है कई बार, जैसा कि दोस्तों एक तो ये वाला क्वेश्चन कि पावलव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये वाला आ चुका है कि पावलव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1904 में मिला था। नेक्स्ट पॉइंट्स को देखेंगे तो दोस्तों देखिएगा पावलव जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या रहता है एग्जाम में, मतलब कि इस प्रकार से अनुकूलित अनुक्रिया को ना पूछ के दोस्तों उसके जो अन्य नाम है ना उनको पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से अन्य नाम है उनको देखेंगे। साइड में आपको पावलव जी दिख रहे हैं, ये जो है ना ये पावलव जी हैं। देखेंगे दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के अन्य नाम क्या है, तो यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है। अनुकूलन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, या यूं कहें कि परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को ही कहा जाता है। और दोस्तों क्लासिकल अनुबंधन का जो सिद्धांत है ना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को ही कहा जाता है। तो इन 5 नामों को आपको याद रखना है, कॉपी में नोट कर लेना गाइस। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत और कौन सा? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। क्योंकि ये सभी के सभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया, या यूं कहें कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों जब क्वेश्चन में अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ना पूछकर कोई अन्य नाम भी पूछ लिया जाए ना, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना क्योंकि ये सभी जो है ना उसी के नाम है। पावलव का सिद्धांत है ना अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो उन्हीं के ये सभी के सभी नाम है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो दोस्तों देखिएगा पावलव ने किस पर प्रयोग किया। पावलव है जो है ना उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। याद रखना है जैसे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है, ठीक है। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया, वहीं पर हम बात करेंगे पियाजे जी ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया है। तो उसी प्रकार से पावलव जी जो है ना उन्होंने अपने जो सिद्धांत है, कौन सा नियम है उनका, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो दिया है ना उन्होंने उस पर कुत्ते पर प्रयोग किया है, ठीक है। कहाँ पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया, कुत्ते की लार ग्रंथि पर। इस बात को याद रखना। देखेंगे दोस्तों जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाए जो हमारा उद्दीपक है, तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों देखिएगा पिक्स दिख रही होंगी दोस्तों, बिल्कुल आपको एचडी क्वालिटी में बताने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि दोस्तों आपके माइंड में पूरी तरह से जो पावलव का सिद्धांत है ना फिट हो जाए। तो दोस्तों देखिएगा मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ। क्या है, जब जो मतलब जो कुत्ता है ना उसको पावलव जी ने रस्सी से बांध दिया था, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद पावलव जी ने क्या किया, एक घंटी बजाई और उसके बाद में दोस्तों भोजन प्रस्तुत किया। क्या किया? भोजन प्रस्तुत किया।
तो जब घंटी बजाते तो ऐसे ही इसी प्रकार से दोस्तों 10 से 15 दिन तक यह क्रिया चलती रही। तो क्या हुआ, जो कुत्ता था ना, घंटी बजाने पे ही उसके मुंह में क्या लार आ जाती थी, ठीक है ना, क्या आ जाती थी, लार आ जाती थी। और उसके सामने फिर 2 या 3 सेकंड अंतराल दोस्तों ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 से 3 सेकंड का होना चाहिए। 2 से 3 सेकंड में भोजन प्रस्तुत कर दिया जाता था। जो कृत्रिम उद्दीपक है ना, घंटी को बजाने के बाद तो जो कुत्ता है उसके मुंह में लार आ जाती थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता था, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब कुत्ते को भोजन मिलता था कुत्ता अनुक्रिया करता था, ठीक है ना, मतलब उसके मुंह में लार आती थी, भोजन मिल जाता था तो एक बॉन्ड बन जाता था, जिसको पावलव ने क्या कहा है, जिसको पावलव ने अनुबंधन कहा है। इस बात को याद रखना दोस्तों, क्या कहा है, अनुबंधन कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधी सी बात है। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो पावलव जी को कहा जाता है। तो दोस्तों 10 से 15 दिन तक पावलव जी ने यही किया, क्या किया, घंटी दी, मतलब घंटी पहले बजाई, उसके बाद भोजन दिया, कुत्ते के मुंह में लार आई, ठीक है ना, घंटी बजाने के बाद। तो 10 से 15 दिन के बाद ऐसा करते करते क्या हुआ दोस्तों, मतलब कि जब पावलव जी जो क्या करते थे, सिर्फ घंटी बजाते थे, तो दोस्तों घंटी बजने के बाद ही कुत्ते के मुंह में क्या लार आ जाती थी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी को उन्होंने अनुबंधन कहा है, मतलब कि जो घंटी थी ना वह एक कृत्रिम उद्दीपक था, ठीक है ना, और जो भोजन है ना दोस्तों वह कैसा था, मतलब कि स्वाभाविक उद्दीपक था। और जो कुत्ता है ना, वह जब भोजन उसको मिलता था साथ में तो वह एक स्वाभाविक क्रिया करता था। लेकिन दोस्तों घंटी के साथ, मतलब सिर्फ घंटी बजने पर वह क्रिया करता था तो उसको अस्वाभाविक क्रिया कहा जाता था। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यदि घंटी बजने के बाद कुत्ता जो है ना अनुक्रिया करता है, उसके मुंह में लार आती है तो वह अस्वाभाविक क्रिया हो जाएगी, और भोजन के साथ करता है तो वह स्वाभाविक क्रिया हो जाएगी। इस बात को याद रखना। एक बात और दोस्तों, जो कुत्ता है ना वह भूखा था, ठीक है ना, यहाँ पर उद्दीपक क्या है, भोजन है, स्वाभाविक उद्दीपक। और वहीं पर बात करें कृत्रिम उद्दीपक क्या है, तो घंटी है। इस बात को याद रखना। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पावलव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। बिल्कुल दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, कुत्ता जो है ना उसको दोस्तों पहले घंटी बजाई जाती थी तो उसके मुंह में लार आ जाती थी, ठीक है, और भोजन प्रस्तुत किया जाता था 2 से 3 सेकंड के अंतराल में। तो क्या होता था, कुत्ता अनुक्रिया करता था, मतलब उसके मुंह में लार आती थी, उसको भोजन मिलता था, वह उसको मतलब खा लेता था, अपनी भूख शांत कर लेता था। तो उनके बीच का दोस्तों एक बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, जिसको पावलव जी ने क्या कहा है, तो पावलव जी ने अनुबंधन कहा है, ठीक है। पावलव ने अनुबंधन को महत्वपूर्ण माना है। और वहीं पर हम बात करेंगे दोस्तों स्किनर ने रेनफोर्समेंट, मतलब कि पुनर्बलन को। और जो थॉर्नडाइक जी हैं दोस्तों, उन्होंने अनुक्रिया को इंपॉर्टेंट माना है, उद्दीपक अनुक्रिया को, आप जैसे कि पिछले सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचर स्थापित हो जाता है। बिल्कुल, देखिएगा दोस्तों, पावलव जी ने क्या किया था, 15 से 20 दिन तक उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, भोजन दिया, कुत्ते के मुंह में लार आई, ठीक है ना। तो यह क्या है, एक मतलब धीरे धीरे करके वह मतलब क्या एक स्वाभाविक क्रिया करता चला गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में लार आ गई, तो एक बॉन्ड बन गया। तो इसी को पावलव जी ने अनुबंधन कहा है, ठीक है ना, एक सहचर स्थापित हो गया। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पावलव के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशन भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, जब थोड़ा सा टफ एग्जाम यदि बनाया जाता है तो वहाँ पर पावलव जी के जो अन्य नाम है सिद्धांत के ना, उनको पूछ लिया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है किसने दिया, तो पावलव जी ने ही दिया। याद रखना, अनुबंधन को महत्व सबसे ज्यादा किसने दिया, पावलव जी ने दिया है, ठीक है ना। पुनर्बलन किसने दिया, स्किनर जी ने दिया है, ठीक है। इन सभी को याद रखना। पावलव के सिद्धांत को इस प्रकार का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, देखिएगा, हम लोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, RS, मतलब RS थ्योरी किसने दी, तो किसने दी, थॉर्नडाइक जी ने दी, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर बात करें सिर्फ R पर दोस्तों किसने महत्व दिया, स्किनर ने दिया। अब बात कर लेते हैं सिर्फ S पर। S का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, मतलब कि उद्दीपक, किसने महत्व दिया है, तो यह दिया है किसने दोस्तों, पावलव जी ने दिया। इस बात को याद रखना, अनुबंधन का जनक पावलव जी को कहा जाता है। एक बार फिर से आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको दोस्तों आप नोट बनाकर जरूर से लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, इनसे आप समझ जाएंगे जो अनुबंधन का सिद्धांत है ना पूरा का पूरा, ठीक है ना। आप फोकस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिएगा यूसीएस का मतलब है भोजन, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों कुत्ता आ जाएगा, मतलब जो कुत्ते पर प्रयोग किया था। और यूसीआर, यहाँ पर यूसीएस भोजन को कहा गया है और यूसीआर किसको कहा गया है, लार को कहा गया है, ठीक है ना। दोस्तों देखिएगा, जब कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है तो उसके मुंह में लार आती है, ठीक है ना। तो किस प्रकार क्रिया होगी, स्वाभाविक क्रिया होगी, ठीक है ना। उसके बाद CS, मतलब कि जो घंटी है ना, कृत्रिम उद्दीपक, घंटी प्रस्तुत की जाती है, घंटी बजाई जाती है। उसके बाद UCS, मतलब कि भोजन दिया जाता है कुत्ते को, तो कुत्ते के मुंह में UCR, मतलब कि लार आती है। दोस्तों देखिएगा, घंटी के साथ भोजन दे रहा है तो उसके बाद क्या, वह भी स्वाभाविक क्रिया है, ठीक है ना। यहाँ पर भोजन दे रहा है कुत्ते को, ठीक है ना, सिर्फ भोजन, घंटी नहीं दे रहा है, और वह उसके मुंह में लार आ रही है, तो वह कैसी क्रिया, स्वाभाविक क्रिया है। उसके बाद घंटी बजाने के बाद भोजन दे रहा है, फिर लार आ रही कुत्ते के मुंह में, तो वह भी स्वाभाविक क्रिया। लेकिन दोस्तों
यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर हम ठीक है ना भोजन प्रस्तुत नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोगों ने क्या CS दिया, मतलब कि क्या दी दोस्तों, घंटी को बजाया और उसके मुंह में लार आ गई, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर अस्वाभाविक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। कैसी क्रिया हो जाएगी, अस्वाभाविक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेना, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अस्वाभाविक क्रिया कैसी दोस्तों, अस्वाभाविक क्रिया हो जाएगी, याद रखना दोस्तों। कैसी क्रिया हो जाएगी, अस्वाभाविक। सीधी सी बात है, जब भोजन के साथ दोस्तों मतलब लार आती है तो स्वाभाविक क्रिया, जब घंटी बजाते हैं भोजन देते हैं फिर भी लार आती है तो वह भी स्वाभाविक क्रिया। लेकिन सिर्फ हम कृत्रिम उद्दीपक मतलब घंटी बजाते हैं और फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है तो उसको अस्वाभाविक क्रिया बोला जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा दोस्तों, अस्वाभाविक क्रिया बोला जाएगा। इसको याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला पॉइंट। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि यूसीएस क्या है, तो दोस्तों यूसीएस भोजन है, यूसीआर क्या है, लार है, सीएस क्या है, घंटी है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखना, यूसीआर लार है, इन सभी को आप याद रख लेना दोस्तों। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, जब आप भोजन देते हैं कुत्ते को लार आती है तो किस प्रकार की क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। जब घंटी बजाते हैं भोजन देते हैं कुत्ते के मुंह में लार आती है तो वह भी स्वाभाविक क्रिया है। और दोस्तों जब हम सिर्फ घंटी बजाते हैं और कुत्ते के मुंह में लार आती है तो वह किस प्रकार की क्रिया है, तो वह हो जाएगी दोस्तों अस्वाभाविक क्रिया। कैसी हो जाएगी, अस्वाभाविक क्रिया हो जाएगी। इस बात को आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये 3 पॉइंट हैं, आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा दोस्तों, आशा करते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पावलव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना एक अस्वाभाविक क्रिया है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने वही समझा है, सिर्फ हम लोग क्या घंटी बजाएंगे और उसके मुंह में मतलब कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी तो वह कैसी क्रिया है, अस्वाभाविक क्रिया है। इसको याद रखना है। अतः घंटी एक अनुकूलित अनुबंधित अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर एक बात और याद रखना दोस्तों, ये जो भोजन है ना, क्या है दोस्तों, भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है, किस प्रकार का उद्दीपक है, तो दोस्तों मतलब कि एक स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर बात कर लेंगे दोस्तों, घंटी जो है ना वह अस्वाभाविक उद्दीपक है। कैसा है, अस्वाभाविक उद्दीपक। और घंटी के माध्यम से अगर यदि लार आती है सिर्फ घंटी बजाने पर तो वह क्रिया भी कैसी होगी, अस्वाभाविक क्रिया होगी। आप तो सीधी सी बात ये रख लो दोस्तों कि भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है ना। यदि मतलब कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति लार आएगी तो वह स्वाभाविक क्रिया, और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति मतलब कि लार आएगी तो वह अस्वाभाविक क्रिया हो जाएगी। तो आप आई होप दोस्तों आपने इसको याद कर लिया होगा। आगे देखेंगे, पावलव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिय करता है तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ भी अनुबंधन कर लेता है। तो बिल्कुल दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए तो अब हम लोग देख लेंगे, कक्षा में प्रयोग देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, कक्षा में प्रयोग देखेंगे। जो पावलव का सिद्धांत है ना उसका कक्षा में किस प्रकार से प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, कक्षा में प्रयोग। विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है देखिएगा, बच्चे स्कूल जाते हैं, घंटी बजती है, वे घर जाते हैं, तो दोस्तों उनका मतलब धीरे धीरे क्या करते हैं, एक बॉन्ड बन जाता है। मतलब कि उनको पता चल जाता है घंटी बजी, तो उनका मतलब यही रहता है ना कि अब तो छुट्टी हो गई है तो बस्ता बंद करते हैं। तो उनके बीच में क्या घंटी मतलब बजती है और बच्चे बस्ता बंद करते हैं, इसके बीच में क्या हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको पावलव जी ने क्या कहा है दोस्तों, अनुबंधन कहा है, ठीक है ना। क्या कहा है, अनुबंधन कहा है। तो इसको याद रखना। देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कक्षा में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा अभिनंदन करना। बिल्कुल दोस्तों, देखिएगा जब कक्षा में अध्यापक आते हैं, ठीक है ना, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, ठीक, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है ना, जो भी है उनका अभिवादन करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है दोस्तों, एक अनुबंधन बन जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये पावलव के सिद्धांत पर ही आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा सुबह जल्दी उठने के लिए सुबह 5 बजे के अलार्म लगाया जाना। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, ठीक है ना, पढ़ने के लिए, और प्रतिदिन उसी समय पर उठना। कुछ समय बाद अलार्म बजने से पूर्व भी उसकी नींद खुल जाना अनुबंधन कहलाता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये हो रही है। देखिए दोस्तों, आप ही लोगों का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप लोग क्या है, कभी मतलब पढ़ने के लिए दोस्तों आप 5 बजे उठते होंगे तो आप 5 बजे का अलार्म लगाते होंगे, ठीक है। आप 10 से 15 दिन तक दोस्तों अलार्म के माध्यम से उठेंगे। लेकिन दोस्तों पता है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप अलार्म बजने से पहले ही उठ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अनुबंधन हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको पावलव जी ने अनुबंधन कहा है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट जो थे ना हम लोगों ने कर लिए हैं। यही दोस्तों पावलव का सिद्धांत था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आई होप दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिन्होंने पियाजे वाइगोस्की थोंडाई का सिद्धांत नहीं देखा, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग जो सिद्धांत है ना, इनसे रिलेटेड दोस्तों 50-50 क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, तो जितने भी सिद्धांत है ना आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं को न्यू क्लास में।